Hello, friends. We know that history has given many thinkers, but one name changed the discourse and the course of the revolution is Karl Marx. For UPSC and UGC NEET aspirant, Karl Marx is not just a theorist, but he is a movement. In today's video, we will understand and break down his core ideas, including historical materialism, class struggle, and the concept of state and other concept that is related to him, and we'll understand that how these concepts had shaped global politics and continue to shape modern ideologies. So let's begin this intellectual journey with clarity, with context, and with UK's classes. So when we begin the class, be there with me till the end. And if you like this video, then don't forget to subscribe the channel. बट बिफोर वी बिगिन, आपके लिए एक खबर है कि आप जब भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, ऑलवेज रिमेम्बर कि चाहे आप कहीं यूट्यूब वीडियो से पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कहीं क्लास में पढ़ रहे हो, आपका पहला ड्यूटी होना चाहिए जो भी थिंकर है उनके बैकग्राउंड के बारे में जानो, उनके की इन्फ्लुएंस के बारे में जानो, उनके सोशल कॉन्टेक्स्ट जब वो जन्मे थे, व्हाट वाज द सोशल कॉन्टेक्स्ट, फिर उनकी थियरीज जो भी कंसेप्ट उनसे रिलेटेड है वो पढ़ो, देन इट बिकम्स इजियर फॉर यू. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's begin our discussion on one of the important thinker, that is Karl Marx. जब हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो वो कहाँ के रहने वाले थे? ही वॉज अ जर्मन फिलोसफर. और कार्ल मार्क्स का टाइम पीरियड अब देखो तो वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जब कहीं ना कहीं स्टेट का रोल जो था क्रिटिसाइज किया जाने लगा था पॉलिटिक्स में. एक हमें टाइम देखने को मिलता है कैपिटलिज्म का, लिबरलिज्म का एक फेज देखने को मिलता है. तो कार्ल मार्क्स वॉज बेसिकली जर्मन फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन एंड रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट. जब भी हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर या फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल थियरी पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहता है कि कार्ल मार्क्स ने जो मॉडर्न आइडियोलॉजीज है या मॉडर्न जो भी थॉट प्रोसेस है, जो मॉडर्न टाइम में रेवोल्यूशन हो रहे हैं, कैसे इन्फ्लुएंस किए हैं उन सारी चीजों को. इसलिए इनके बारे में कहीं ना कहीं जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक ऐसे रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने कहीं ना कहीं सोसाइटी के एक्चुअल प्रॉब्लम को हाईलाइट किया कि किस तरह से देर आर टू क्लासेस एंड इन दो क्लासेस के बीच में हैव एंड हैव नॉट है, उनके बीच में कंटिन्यूअसली वॉर चल रहा है, कंटिन्यूअसली जो हैव्स हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हैव को. विल डिस्कस की ये सारी क्या है. एंड जब उनकी बात करते हैं तो वो जो भी उनकी आइडियलिज्म थे, जो आइडियाज था मेटेरियलिज्म के, डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म, ये उनका आइडिया हैगल से इन्फ्लुएंस था. क्योंकि हैगल जो है डायलेक्टिकल मेथड की बात करते हैं, वो एक बेसिकली बात करते हैं कि आइडियाज में प्लेज इंपॉर्टेंट रोल काम करते हैं, बट उसको अलग तरीके से उसको मॉडिफाई करके उसको दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो कि अलग व्यू देके कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि मेटेरियलिज्म का रोल ज्यादा है. एंड विल डिस्कस ये कैसे है जरूरी है. तो जब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की, so we need to understand कि इनके साथ एक और थिंकर है, दैट इज फ्रेडरिक एंजल. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है जब भी हम सोशलिज्म की बात करते हैं, स्पेशली जब भी साइंटिफिक सोशलिज्म की बात करते हैं. ऐसा नहीं है कि कार्ल मार्क्स के आने से पहले थिंकर्स सोशलिस्ट थिंकर नहीं थे, बट जो भी थिंकर्स सोशलिस्ट थिंकर थे वो आइडियलिस्ट व्यू में बात करते थे. कोई साइंटिफिक जो एक्चुअल में एप्लीकेबल जो सोशलिज्म है उसके बारे में नहीं बात करता था. बट एंजल एंड कार्ल मार्क्स दोनों ने साइंटिफिक सोशलिज्म की बात की, उन्होंने कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया और एक ऐसे सोसाइटी को विजुअलाइज किया जहाँ पे स्टेट का इन्फ्लुएंस कम हो और वहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी हो, यहाँ पे क्लास ये बेसिकली मोड ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना होता हो. एंड ही इज द ओनली वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जिनके नाम पे आप देखो कि एक आइडियोलॉजी भी है, दैट इज द मार्क्सिज्म. सो जो भी उनकी थियरीज थी, दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ मार्क्सिज्म विच played an important role when it comes to 20th century revolutions. इवन रशियन रेवोल्यूशन पे आप जब भी पढ़ते हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लेनिन जो थे वो काफी इन्फ्लुएंस थे, मार्क्स थे, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते थे. एंड मार्क्स वाज द वन थिंकर हु हैज क्रिटिसाइज्ड इनइक्वालिटी, क्लास एक्सप्लॉयटेशन. One of the famous quotation that is being given by Karl Marx in his book Thesis on Feuerbach is, philosophers have only interpreted the world in various ways. The point, however, is to change it. So actual में जो वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम है सभी ने बात किया, बट उसको कैसे जो प्रॉब्लम है उसको चेंज करें, उसको साइंटिफिक तरीके से जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं कार्ल मार्क्स. दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड हिज थॉट एंड हिज थियरी, हिज व्यूज. बट लेट्स अंडरस्टैंड कि उनके मेजर वर्क्स कौन कौन से थे. यू कैन सी द मेजर वर्क दैट इज रिटन बाय कार्ल मार्क्स. जो बेसिकली कार्ल मार्क्स और एंजल के द्वारा ये 3 बुक लिखे गए हैं, ये भी देखिएगा, द होली फैमिली, जर्मन आइडियोलॉजी एंड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो.
When we talk about the most important book of Karl Marx, पहला आता है क्रिटिक ऑफ हेगल्स फिलोसफी ऑफ राइट्स, दूसरा आता है पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट, तीसरा आता है थेसिस ऑफ फ्यूरबर्ग्स एंड ये पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी जो है दैट वाज द क्रिटिसिज्म ऑफ द बुक कल्ड फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी। फिर आपके पास इंपॉर्टेंट ये दास कैपिटल के जो अलग अलग वॉल्यूम्स है, दीज आर द इम्पोर्टेंट बुक्स जो काफी चीजें उनके थॉट प्रोसेस को इन सब बुकों में मेंशन है। और ये जो बुक है तीन लास्ट में जो देख रहे हो, दी होली फैमिली, द जर्मन आइडियोलॉजी, ये सारे जो बुक थे दैट वाज रिटन बाय कार्ल मार्क्स एंड एंजल, दोनों ने मिलकर लिखा था। इसमें इंपॉर्टेंट है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या फिर जर्मन आइडियोलॉजी। बट लेट्स अंडरस्टैंड कि उनपे कौन कौन से थिंकर का इन्फ्लुएंस रहा है, किस टाइम से वो बिलोंग करते थे, वो उसका इन्फ्लुएंस। सबसे पहले हम बात करते हैं सो कार्ल मार्क्स की, तो उनका सबसे पहला जो इंस्पिरेशन था दैट वाज द जर्मन क्लासिकल फिलोसफी, जो कि उनके हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का बेस बनता है। विल डिस्कस की व्हाट इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, कैसे वो हिस्ट्री को यूज करते हैं, कैसे वो सोसाइटी को एक्सप्लेन करते हैं, वो कैसे बताते हैं कि सोसाइटी में हर एक टाइम पीरियड पर अलग अलग क्लास रहे हैं। And he was also influenced by classical school of British economy, especially thinker like Adam Smith, Ricardo, William Thompson। ये सारे थिंकर जो थे उनको काफी इन्फ्लुएंस किए। जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ट्रेडिशन जो था, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था वो उनको उनकी थियरी जो थी, द थियरी ऑफ रेवोल्यूशन दैट वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द मोटिव वाज बेसिकली टू एस्टैब्लिश अ सोशलिस्ट सोसाइटी। ये किसका एम था, दैट वाज कैपिटल कम्युनिज्म बेसिकली बात करते हैं कार्ल मार्क्स की, इस तरह सोसाइटी में एस्टैब्लिश करना है। एंड मार्क्स वाज ए स्टूडेंट ऑफ जर्मन फिलोसफर हेगल, और हेगल की ही डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को लेके इनकी जो आइडिया है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म उसको एक्सप्लेन करते हैं, कैसे हेगल को क्रिटिसाइज करते हैं, वी विल लुक टुवर्ड्स इट। क्योंकि हेगल जो है वो आइडियलिज्म की बात करते हैं, बट कार्ल मार्क्स वो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो मटेरियलिज्म की बात करते हैं। विल डिस्कस दैट। लेट्स बिगिन फ्रॉम डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स मतलब सिंपली क्या होता है, आपका डायलॉग कम्युनिकेशन, आप एक दूसरे से ऐसे बातें कर रहे हो, आपकी जो थॉट प्रोसेस है आप सामने वाले से शेयर कर रहे हो, एंड दोनों के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको लेके आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो। इनसे हेगल से पहले हम बात करते हैं डायलेक्टिकल मेथड की, तो वो किसने बात किया था, दैट वाज सोक्रेटिस। एंड सोक्रेटिस से इन्फ्लुएंस थे हेगल। जब हम डायलेक्टिकल मेथड की बात करते हैं तो हेगल बोलते हैं कि डायलेक्ट्स जो इट्स आइडियलिस्टिक, यहाँ पे दो आइडिया होता है, एक हो सकता है आपके आइडिया शायद बहुत रेवोल्यूशनरी हो, दूसरा का बहुत कंजर्वेटिव हो, और दोनों मिलके एक आइडियल, बेसिकली उन दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो दोनों एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, डायलॉग करेंगे, डिबेट होगा, एंड देन दे विल रीच टू अ न्यू, बेसिकली न्यू आइडिया। दोनों कंफ्लिक्टिंग जो आइडियाज है दोनों मिलके एक न्यू आइडिया का डेवलपमेंट कराएंगे, एंड दैट विल बी बेसिकली सिंथेसिस। सो ही टॉक्स हेगल टॉक्स अबाउट थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। थेसिस और एंटीथेसिस दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होगा, वो डायलॉग करेंगे, एंड फाइनली दे विल रीच टू द सिंथेसिस जो दोनों का पॉजिटिव होगा। सो मार्क्स जो थे वो बेसिकली हेगल के जो डायलेक्ट्स जो आइडिया था, जो बोलता है कि प्रोग्रेस ऑकर्स थ्रू कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये काफी इन्फ्लुएंस करता है मार्क्स के मटेरियलिस्टिक व्यू जो होता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जो सोसाइटी है यहाँ पे भी थेसिस एंटीथेसिस है, और वी नीड टू रीच टू सिंथेसिस। तो बोलते हैं कि थेसिस क्या है, जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, एंटीथेसिस क्या है, जो अपोजिंग फोर्स है, एंड हाउ वी कैन रीच टू सिंथेसिस बाय बेसिकली dialectical method, and this will be the synthesis will be basically a new stage of development। तो अब बात करते हैं उनके हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में। ही सेड कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है, हिस्ट्री जो है, इट्स नॉट ड्रिवन बाय आइडियाज बट बाय मटेरियल और इकोनॉमिक कंडीशंस। वो बोलते हैं कि जब भी हम किसी भी सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में जो भी हिस्ट्री हमें एक अलग तरीके से देखने को मिल रहा है कि वहां पे किस तरह से कंफ्लिक्ट हो रहा है या क्या कंडीशन है, ये आपके मटेरियल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन डिटरमाइन करता है कि वहां पे क्या चीज चल रहा है। वो बोलते हैं कि सोसाइटी जो है यहाँ पे दो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। जो सुपर स्ट्रक्चर है, ये जो आपका ऊपर वाला जो सुपर स्ट्रक्चर दिख रहा है नीचे वाला, और ये जो बेस, ये दोनों जो है, बेस जो है जो आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है, जैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, वेजेस, दीज आर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये बेस आपको डिटरमाइन करता है कि सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा, इट मीन्स लॉ कैसा होगा, पॉलिटिक्स कैसा होगा, रिलीजन कैसा होगा। जिसके पास पावर है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, हु विल दैट पर्सन विल डिटरमाइन द स्ट्रक्चर, की किस टाइप का यहाँ पे लॉ होगा, किस टाइप का पॉलिटिक्स होगा, एंड किस टाइप का यहाँ पे रिलीजन होगा।
So human history has evolved through class struggle between oppressor and oppressed, जिसको basically bourgeois और proletariat भी बोलते हैं वो. And his famous quotation in his book Communist Manifesto में उन्होंने बोला the history of all hitherto existing society is the history of class struggle. And for Karl Marx, it is not the consciousness of man that determines their beings, but on the contrary, their social being determines their consciousness. ये बताता है कि उनका व्यू जो था मेटेरियलिज्म पे किस तरीके से वो प्रोजेक्ट करते हैं. वो आइडियाज के अपोजिट जो कार्ल मार्क्स ये जो हेगल का आइडिया था उससे अपोजिट वो मेटेरियलिज्म को ज्यादा फोकस करते हैं. बोलते सोशल जो चीजें है वो डिटरमाइन करता है कि किस तरीके सोसाइटी में जो बेस है जो इकोनॉमी है वो डिटरमाइन करता है कि सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा. He talks about five stages of basically 5 stages in the development of history. सबसे पहले बोलते हैं कि पहले जो सबसे पहली सोसाइटी थी दैट वाज द प्रिमिटिव सोसाइटी. प्रिमिटिव सोसाइटी वाज लाइक क्लासलेस सोसाइटी. जैसे कि लोग फिशिंग करते थे, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे. यहाँ पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था. उसके कुछ टाइम बाद हमें स्लेव सोसाइटी देखने को मिलता है. स्लेव सोसाइटी में दो क्लास के लोग आ जाते हैं. एक आते हैं मास्टर्स और दूसरे आते हैं स्लेव्स. ये जो मास्टर्स होते हैं दे आर दी हैव्स जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल है. और जो आपके यहाँ पे स्लेव्स हैं ये उनके बेसिकली इनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है. दे आर हैव नॉट. सो बेसिक स्ट्रक्चर और एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है. उसके कुछ टाइम बाद हमारे सोसाइटी में फ्यूडल सोसाइटी देखने को मिलता है. ये थोड़ा एडवांस लार्ज स्केल यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है. यहाँ पे भी सोसाइटी में दो तरह के लोग रहते हैं. एक लॉर्ड एंड स्टफ्स. स्टफ जो है इनके पास हैव नॉट है, इनके पास कुछ नहीं है. और लॉर्ड्स जो है दे हैव कंट्रोल ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. उसके कुछ टाइम बाद हमें कैपिटलिस्ट सोसाइटी देखने को मिलेगा जहां पे इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो जाता है. यहाँ पे दो क्लास के लोग होते हैं. दैट फर्स्ट वाज बुर्जुआज एंड सेकंड वाज प्रोलेटरिएट. अगेन बुर्जुआज जो होते हैं दे एक्सप्लॉइट प्रोलेटरिएट. सो दैट्स व्हाई ही टॉक्स अबाउट कि एट दिस पॉइंट वी नीड टू बेसिकली डू रेवोल्यूशन. एंड बाय रेवोल्यूशन व्हाट वी कैन डू कि हम बुर्जुआज के जो वो है पावर है उनको खत्म कर देंगे और यहाँ पे डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट होगा. और हम एक सोशलिस्ट सोसाइटी का एस्टेब्लिश करेंगे जहां पे बुर्जुआज और प्रोलेटरिएट दोनों होंगे. बट यहाँ पे सोशलिज्म रहेगा. एंड लास्ट विल बी द मार्क्सिस्ट सोसाइटी जहां पे कम्युनिज्म की बात करते हैं कि यहाँ पे कोई क्लास नहीं होगा, कोई स्टेट नहीं होगा. द सोसाइटी जो है दैट इज क्लासलेस एंड स्टेटलेस. और जितनी भी प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज है जो पूरे सोसाइटी की वहां पे सबके पास उस पे कंट्रोल है. देर इज नो प्रॉपर्टी राइट और फिर पार्टिकुलर इंडिविजुअल और पार्टिकुलर basically group. So all properties are under the control of the state. So यहाँ पे no he talks about no concept of private property in कम्युनिस्ट सोसाइटी और मार्क्सिस्ट सोसाइटी. ये इस तरह तरीके से बात करते हैं स्टेजेस इन द हिस्ट्री की किस तरीके से हम बेसिकली सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं जो एक्सप्लॉइटेशन उसको खत्म कर सकते हैं. नाउ विल डिस्कस अबाउट हिज कंसेप्ट ऑफ एलियनेशन. तो जब भी हम मार्क्स की बात करते हैं तो इनकी बुक जो इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट इसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन की बात की. सी ही टॉक्स अबाउट की जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज है यहाँ पे वर्कर्स जो है इनको इतना इनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कि ये एलियनेट हो जा रहे हैं फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ लेबर. दे डोंट दे डोंट अर्न व्हाट दे मेक. जो भी प्रोडक्शन कर रहा है वो हैप्स को दे रहे हैं, वो बुर्जुआज को दे रहे हैं. दूसरा प्रोसेस ऑफ लेबर जो प्रोसेस ऑफ लेबर है वहां से भी वो एलिनेट हो जा रहे हैं. तीसरा फेलो वर्कर्स जो उनके बाकी लोग हैं वहां पे कंपटीशन है बट वहां से भी वो एलिनेट हो जा रहे हैं. लास्ट खुद से स्पेसिस बीइंग वो वहां से भी एलिनेट हो जाते हैं. सो ह्यूमंस हैज बिकम बेसिकली ही टॉक की ह्यूमंस हैज बिकम के कॉक्स इन मशीन. दैट बेसिकली एम जो भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसका अल्टीमेट एम क्या है, प्रॉफिट गेन करना. और उस दौरान कई बार जो बुर्जुआज है जो वर्कर्स हैं वो उनकी जो बेसिक राइट्स है जो बेसिक जैसे राइट उनके खुद से ही वो एलिनेट हो जा रहे हैं और उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है. सो एलिनेशन जो है दैट इज द सेंटर टू मार्क्स ह्यूमनिस्ट क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म. नाउ विल डिस्कस अबाउट थियरी ऑफ सरप्लस. थियरी ऑफ सरप्लस की बात करते हैं अपनी बुक दास कैपिटल में. वहां जैसे आपको पता है कि जो भी वेज होता है वो बेसिकली आप जितना मजदूरी कर रहे हो उतना आपको वेज मिल रहा है. सो अकॉर्डिंग टू व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटलिस्ट सोसाइटी तो वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या है कि जो भी वर्कर्स हैं उनको वेजेस उतना ही मिलते हैं, पैसे उतना ही मिलते हैं जितना से वो उनका काम चल जाए सब्सिस्टेंस के लिए. बट जो सरप्लस वैल्यू है मान लो कि वो मेहनत कर रहे हैं तो उसका पैसे उनको आना चाहिए 100 रुपए बट उनको एक्चुअल में वेज पे कितना किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 75.
सो 25 रुपए जो है, 25 रुपीज जो है, दैट इज द सरप्लस वैल्यू। और ये सरप्लस वैल्यू कौन ले रहा है? जो कैपिटलिस्ट है। एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड एक्सप्लॉइटेशन। ये इससे एक एग्जांपल पता चल रहा है कि जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे प्रॉफिट जो है ये कैपिटलिस्ट के हाथ में चला जा रहा है। और ये प्रॉफिट जो है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे लेबर को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो। सरप्लस वैल्यू उनके हाथ में नहीं जा रहा है, आप ले ले रहे हो अपने पास। So capital is dead labor, which basically means vampire like lives only by sucking living labor. That was the statement given by Karl Marx. And when we talk about his concept of class and class structure, जो कि बहुत ही important है, whenever we talk about Marx और Marxism, हमें class और class structure का हमेशा ही एक चीज ध्यान रखना है। क्योंकि हमने जो अलग अलग स्टेजेस पढ़े बेसिकली हिस्ट्री में, जो कार्ल मार्क्स बात करते हैं, तो हमेशा बोलते हैं कि सोसाइटी में दो क्लास के लोग हैं। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिटरमाइन करता है कि इस क्लास में कौन रूल करेगा, कौन रूल नहीं करेगा। तो जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज है, जो कैपिटलिज्म है, ये दो क्लास का डिवीजन कर दिया सोसाइटी में। पहला जो है वो है बुर्जुआज, इट मीन्स हैव्स, जिनके पास खुद की कैपिटल है। दूसरे हैं प्रोलेटरिएट, जिनके पास हैवंट है, मतलब इनके पास तो कैपिटल नहीं है बट दे हैव ऑन लेबर। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो सरप्लस वैल्यू उनके पास नहीं आ रहा है। जो प्रोलेटरिएट है वो उनका प्रोलेटरिएट जो है इनका एक्सप्लॉइटेशन कौन कर रहा है? बुर्जुआज कर रहा है। सो देयर इज अ स्ट्रगल बिटवीन दिस क्लास एंड दैट इज द इंजन ऑफ हिस्टोरिकल प्रोग्रेस। रेवोल्यूशन बिकम्स इनएविटेबल ड्यू टू ग्रोइंग कॉन्ट्राडिक्शंस। हर बार क्लास बन रहा है और एक्सप्लॉइट कर रहा है दूसरे को। सो इसीलिए बोलते हैं कि रेवोल्यूशन जो है ये इनएविटेबल, इसको खत्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन चल ही रहा है। तो इट्स बेटर कि हम रेवोल्यूशन करें एंड रेवोल्यूशन करके जो बेसिक राइट्स जो है उसको हम गेन करें। तो व्हाट ही सेड कि जो स्टेट है, जब हम बात करते हैं किसी भी क्लास, किसी भी सोसाइटी में, स्टेट जो है दैट इज नॉट न्यूट्रल। स्टेट जो है ये बेसिकली इट्स अ टूल ऑफ डोमिनेशन बाय हैव्स। जो हैव्स है उनके लिए एक टूल है डोमिनेशन का। और स्टेट बायस है जो हैवंट है उनके अगेंस्ट। तो कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिज्म की जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पे स्टेट जो है बेसिकली क्या करता है? बुर्जुआज की इंटरेस्ट को बचा रहा है, प्रोलेटरिएट सफर कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी नीड कि यहाँ पे हमें रेवोल्यूशन करने की जरूरत है जो प्रोलेटरिएट है अपने हक के लिए। और जब रेवोल्यूशन होगा तो स्टेट क्या हो जाएगा? बेसिकली स्टेट बिकम्स डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट। दैट इज द बेसिकली टेम्पररी फेज ऑफ सोशलिज्म है। एंड लेटर इट विल विदर अवे एज ए क्लास डिस्टिंक्शन वेनिश। सो दैट वाज द स्टेटमेंट। और अब जब बात करते हैं रेवोल्यूशन की, तो बोलते हैं रेवोल्यूशन जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन वी टॉक अबाउट क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल के बाद आप क्या करते हो? रेवोल्यूशन करते हो। रेवोल्यूशन के बाद आप थोड़े टाइम के लिए एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाओगे, बट उसके बाद से फिर आप कम्युनिज्म बनाओगे। और कम्युनिज्म में क्या होगा कि यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, बट प्रॉपर्टी का जो पावर है वो सबके हाथ में इक्वली रहेगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट, तो ही सेड कि दिस इज द ट्रांजिशनल फेज, जब आप ओवरथ्रो कर रहे हो कैपिटलिज्म को। जो यहाँ पे वर्किंग क्लास है वो क्या करेंगी? जितना स्टेट पावर है उन सबको अपने पास ले लेगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर देगी। एंड दिस इज द बेसिकली टाइम व्हेन देयर इज अ वे टू रीच टू द कम्युनिज्म। ये एक मिडिल फेज है जब आप कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म की तरफ बेसिकली मूव करने वाले हो। सोशलिज्म का जो टाइम है बेसिकली आप बात करते हो कि एक बेसिकली ट्रांजिशनल फेज, तो वो होता है वहां पे डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट देखने को मिलता है। दैट पेज द वे ऑफ कम्युनिज्म। सो व्हाट इज कम्युनिज्म? सो दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ हिस्ट्री। जो हमने अभी देखा कि 5 स्टेज जब बात की, जो मार्क्सिस्ट स्टेज सोसाइटी है दैट इज द कम्युनिज्म। तो दैट इज द फाइनल स्टेज ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी है, स्टेटलेस सोसाइटी है, मनीलेस सोसाइटी, प्रॉपर्टी लेस है। एंड यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, यहाँ पे जो वेज लेबर है वो नहीं है, यहाँ पे सरप्लस वैल्यू को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे ह्यूमन जो है दे आर फुल्ली रियलाइज, देयर फ्रीडम आर फुल्ली रियलाइज्ड फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। जिसके पास जितनी जरूरत है, जितना वो काम कर रहा है उस बेसिस पे उसको उसकी लेबर जो उसकी वेजेस है उसको मिलेगी। जो मार्क्स हैं वो अपने बुक क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में इसकी बात करते हैं। सो व्हाट वाज द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्ल मार्क्स? पहला हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, कि बेसिकली सोसाइटी जो है इट हैज इवॉल्व थ्रू क्लास स्ट्रक्चर, क्लास स्ट्रगल ड्रिवन बाय मटेरियल और इकोनॉमिक कंडीशन। बेस स्ट्रक्चर मॉडल जो है वहां से हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म की बात करते हैं। दूसरा उनका मेजर कंट्रीब्यूशन क्लास स्ट्रगल का है कि हिस्ट्री जो है इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑपरेसर एंड ऑप्रेस्ड एंड कैपिटलिज्म क्रिएट्स बुर्जुआज वर्सेस proletariat. That's in the capitalist society there is the alienation
एंड जब एलियनेशन है तो वर्कर्स अपने काम से, अपने प्रोडक्ट से, अपने फेलो वर्कर्स से, ह्यूमन पोटेंशियल से वो एलियनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सरप्लस वैल्यू, जो आपको मैंने एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया, जो प्रॉफिट हो रहा है जो लेबर से, वो किसके हाथ में जा रहा है? कैपिटलिस्ट के बारे में, कैपिटलिस्ट के हाथ में जा रहा है। एंड ये कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेटिव है। ही टॉक्स अबाउट थियरी ऑफ स्टेट, जहाँ पे बोलते हैं कि स्टेट जो है वो बेसिकली क्या है? इट्स अ टूल ऑफ बुर्जुआज, ये न्यूट्रल नहीं है, यहाँ पे कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है। इसीलिए जब हम डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट होगा तो यहाँ पे स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगा। एंड लास्ट में फाइनल स्टेज में वो बात करते हैं तो ये कम्युनिज्म की, जहाँ पे कलेक्टिव ऑनरशिप रहेगा, कोई भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, यहाँ पे फुल ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे सबके पास फ्रीडम रहेगा। अब इनकी बात करते हैं कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ मार्क्स इन टूडेज टाइम। पहले आप बात करो, देयर इज अ राइजिंग इनइक्वालिटी इन टूडेज टाइम। वी कैन सी कि आप मार्क्स का जो प्रेडिक्शन था कि कास्ट होता है कैपिटलिज्म में और यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन होता है, वो आपको क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बस बिल्कुल नहीं है, तो अगेन हैव्स एंड हैवनेस का जो उनका प्रोडिक्शन था वो चीजें देखने को मिलता है। देयर इज वर्कर एक्सप्लॉइटेशन, स्पेशली गिग इकोनॉमी और लेबर प्रिकॉर्सिटी जो है, ये आपका सरप्लस वैल्यू थ्योरी जो उनका था कि यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन होता है वर्कर्स का, वो दिख रहा है। कमोडिफिकेशन जो है कि फ्रॉम एवरीथिंग फ्रॉम एजुकेशन टू डाटा इज कमोडिफाइड, दैट इज ऑल्सो रेलेवेंस ऑफ मार्क्स आइडियाज। न्यू लिबरलिज्म, कॉर्पोरेट पावर, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि स्टिल अभी आप देखो तो स्टेट जो है कहीं ना कहीं इन लोगों को ज्यादा फेवर करता है, कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट में ज्यादा बातें करता है, ना कि बोर्जुआज में। देयर इज अ कल्चरल हेजिमनी, मीडिया एंड आइडियोलॉजी शेप पब्लिक कंसेंट। even Gramsci जो थे, that was he was the one who was significantly influenced by Marx. When we talk about environmental crisis, तो कैपिटलिस्ट जो है वो ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इकोलॉजी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है और सफर बुर्जुआज को, प्रोलेटरिएट को भी करना पड़ रहा है। एंड लास्ट की एकेडमिक इन्फ्लुएंस की बात करें तो जो भी, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे इकोनॉमिस्ट हो या पॉलिटिकल थियरी हो, सभी जब भी कोई भी आइडियाज थियरी पढ़ते हैं, सो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट, और उस टाइम में वो कहीं ना कहीं मार्क्स के जो आइडियाज है उसको यूज करते हैं। आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट बेसिकली लास्ट में देख सकते हो कि और कौन कौन से मार्क्स थिंकर हैं, जैसे फ्रेडरिक एंजल्स, लेनिन, ग्रामसी, अल्थुसर, ल्यूकास, तो ये सारे इंपॉर्टेंट मार्क्सिस्ट थिंकर है। यू कैन रीड अबाउट देम, जो मैंने आपको नाम बता दिया। अगर कभी पूछ दे एग्जाम में कि कौन कौन से मार्क्सिस्ट थिंकर है, तो यू कैन मेंशन अबाउट देम। तो ये रहा आपका पूरा वीडियो कार्ल मार्क्स के बारे में। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, एक शॉर्ट सीरीज था। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।